फिजिक्स लाहौर बोर्ड। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। आज के लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 4.1 से स्टार्ट करेंगे। देखें क्या कहते हैं। दैट अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 with the horizontal direction. Find the x and y components of the force. कि एक कार्ट जो है उसके साथ एंगल 30 पे वो एक्ट कर रही है फोर्स 200 न्यूटन की। फाइंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों उसके मालूम करने हैं। अब लेट्स सपोज कि ये कोई एक कार्ट है, इसके साथ जो एंगल यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की ये यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है। जब ये फोर्स एक्ट कर रही है तो ये आगे की तरफ ऑब्वियसली मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में इसके जो एक्स एक्सिस हैं और इसके जो वाई एक्सिस हैं वो हमने मालूम करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन डाटा क्या है। क्या हमें गिवन है, देखें कहते हैं अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो जो हमें गिवन है वो है फोर्स और उसकी वैल्यू है 200 न्यूटन। एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल है और एंगल क्या होता है 30 डिग्री एंगल। ये क्या होगा थीटा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री जो एंगल है। और जो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है उसने क्या कहा है, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। मींस एफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है, एफ वाई हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने एफ एक्स और एफ वाई मालूम करना था, जिसके फार्मूला पीछे हमने डेरिवेशन भी की है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में। क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखें एफ एक्स इज इक्वल टू एफ क्या है हमारे पास 200 इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो क्या आ जाएगा कॉज ऑफ 30 डिग्री। सो एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 200। अब कैलकुलेटर के ऊपर आप cos 30 करेंगे, ठीक है। cos दबाएंगे साथ 30 को आप अगर दबाएंगे तो आपके पास cos 30 आ जाएगा 0.866। इसे आप 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब तो आ जाएगा 173.2 न्यूटन फोर्स ये लगेगी अलोंग एक्स एक्सिस। अब आपने फाइंड आउट करनी है वाई एक्सिस। तो फार्मूला देखें एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। सो एफ वाई एफ की जगह पे क्या हो जाएगा 200 और फिर साथ में आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। ऐसे में अब साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे। सो एफ वाई इज इक्वल टू 200 इंटू साइन 30 की जगह पे लगेगा 0.5। सो एफ वाई इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगी वो 100 न्यूटन होगी। अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखें। कहते हैं अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट अ नॉब ऑफ अ डोर टू ओपन इट। के एक डोर है, ठीक है, उसकी नोब के ऊपर 300 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है उसे खोलने के लिए। इफ़ द नॉब इज़ 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज, कि अगर ये इस हिंज से 1.2 मीटर अवे है जहाँ से ये कब्जे जिसके गिर्द ये खुलता है, ठीक है। व्हाट इज़ द टॉर्क अप्लाइड, तो टॉर्क कितना होगा। टॉर्क क्यों होगा कि जब दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाई जाती है खोलने के लिए तो ऐसी सूरत में ये रोटेट करता है, ठीक है। दरवाजे को जब हम यूँ करेंगे तो अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, ठीक है, इसको खोलने के लिए, या दूसरी तरफ धक्का देना पड़ेगा। ऐसी सूरत में जब ये धक्का देंगे यहाँ से तो ये फिक्स पॉइंट है,
तो ये उसका जो है ना वो रेडियस हो जाएगा या टोटल लेंथ हो जाएगा। ये जैसे खोलेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा, सीधा मूव नहीं करेगा। तो जब रोटेशनल फोर्स जो है ना वो जो होती है वो टॉर्क होती है, कि जब फोर्स लगे और बॉडी रोटेट करे तो वो टॉर्क होती है। अब जो डाटा हमें गिवन है वो देखें, कहते हैं अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। अब जो हमें गिवन डाटा है वो देखते हैं 300 न्यूटन। सो फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 300 न्यूटन। अब ये डिस्टेंस जितना है, ये वाला डिस्टेंस इसको खोलने के लिए, ये जो है ना वो इसको एल भी कह सकते हैं और आर भी कह सकते हैं। ये है 1.2 मीटर। अब हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है टॉर्क, जिसको टी से डिनोट करते हैं, वो फाइंड करना है। अब टॉर्क का फार्मूला होता है, ये होता है एफ इंटू एल, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल भी या आर भी हो सकता है, क्योंकि रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और आर का मतलब तो रेडियस होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखें टॉर्क ये आ जाएगा, फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा 300, और ये जो एल है ये जिसके गिर्द वो हमारे उस हम इसको जोर लगाते हैं और ये घूमता है, उसका जो मोमेंट आर्म है वो है 1.2 मीटर। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये आ जाएगा 360। ये क्या था फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और इसका आ जाएगा मीटर, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। तो टॉर्क जो है वो 360 न्यूटन मीटर होगा। अब ये बताएंगे ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब ये देखिए जब इसको खोलने के लिए धक्का लगाया जाएगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या शो कर रही है कि ये इस तरफ को घूमेगा, ये फोर्स लगी तो इधर घूमा। अब जो ये डायरेक्शन है ये कौन सी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से जो होगा ये फोर्स टॉर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव, और जो यू अगर ये इस तरफ को एरो लगा देता, मतलब कि फोर्स इस तरफ लग के खोल रहा है नीचे की तरफ, तो ऐसी सूरत में ये क्लॉकवाइज हो जाता और ये नेगेटिव हो जाता, क्योंकि टॉर्क क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव होता है। तो लिख देंगे बिकॉज टॉर्क प्रोड्यूस्ड is anti-clockwise, so positive। इसका क्या मतलब हो गया कि पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज था। अब थर्ड न्यूमेरिकल देखें, कहते हैं 2 weights आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजीशन एज शोन इन द गिवन फिगर। के 2 वेट लटका दिए गए हैं इसके साथ एक मीटर रूल के साथ, और इनकी पोजीशन ऐसे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस तरफ जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 30 सेंटीमीटर यहाँ पे 4 न्यूटन के जो है ना हमने एक वेट लटका दिया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस तरफ 40 सेंटीमीटर पर भी हमने कोई एक वेट लटका दिया है, इस तरीके से कि ये मीटर रूल बैलेंस हो गया है, ठीक है। हमने ये पता करना है कि ये जो सेकंड वेट है ये कितना होगा। अब हमारे पास जो है वो ऐसी सिचुएशन आ गई, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक यहाँ पे वेट लटका दिया गया है जो कि 4 न्यूटन का है और ये 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, और दूसरी तरफ जो है वो 40 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है वेट कितना लटकाया जाए कि ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये देखें कि ये वाला जो वेट है W, जिसको W कह देते हैं हम, मैं कह देता हूँ कि हम इसका जो है वो पहले डाटा बनाते हैं। डाटा में देखें इसको मैं कह देता हूँ दैट द डिस्टेंस ऑफ वेट W फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सो डिस्टेंस ऑफ वेट फ्रॉम CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो है वो इसका पहले वाले का जो W का डिस्टेंस है वो कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 40/100, तो 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 मीटर, तो ये 40 सेंटीमीटर था तो 0.4 मीटर हो गया। अब
इसको जो है हम W1 कर देते हैं, वेट 1 कर देते हैं। तो मैं कह देता हूँ डिस्टेंस ऑफ वेट W1 फ्रॉम CG। ठीक है, इसको W कह देते थे और इसको W1 कह देते हैं। तो ये कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करेंगे, 0.3 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया इसका। अब यहां पे देखते हैं वेट कितना है हमारे पास। सो वेट किस तरफ हम देखते हैं, वेट हमारा W1 की साइड पे, ये है ना, ये देखें वेट W1 ये कितना है, 4 न्यूटन। और हमने मालूम क्या करना है, W2 या फिर W। ठीक है, जो दूसरी तरफ का वेट है वो हमने मालूम करना है। सो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के मुताबिक क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के मुताबिक क्या होता है, दैट क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगी, ये वाली, इस डायग्राम से अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो ये वाली होगी, क्योंकि ये इधर से घूमती है ना, ये वाली होगी इधर से घूमती है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन। और जो इस तरफ से आएगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बराबर होने चाहिए। सो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए उसका टॉर्क यानी कि W1 इंटू जो है वो हमारे पास आ जाएगा जितना इसका मोमेंट आर्म था। सो फोर्स इंटू मोमेंट आर्म इसका, इसके मुताबिक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा W इंटू 0.4, क्योंकि ये उसका वेट था और ये उसकी मोमेंट आर्म थी, इज इक्वल टू W1 इंटू ऐसे ही W1 इंटू उसकी मोमेंट आर्म। सो W1 क्या था, 4, और उसकी मोमेंट आर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, वो था 0.3। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। सो W क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आ जाएगा इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 न्यूटन। सो जो हमारे पास दूसरी तरफ वेट होना चाहिए वो 3 न्यूटन होना चाहिए, फिर ये बैलेंस हो जाएगी। फोर्थ मेडिकल देखें, कहता है अ सी सॉ इज बैलेंस विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग आइदर नियर आइदर एंड के। एक सी सॉ को बैलेंस किया गया है जिसमें जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं दोनों एक एक तरफ। चाइल्ड ए वेट्स 30 किलोग्राम्स एंड सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द पाइवट। कि चाइल्ड ए जो है उसका वेट 30 किलोग्राम है और वो 2 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है पाइवट से। while child B weighs 40 किलोग्राम and sits 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द पाइवट। कि वो दूसरा जो है वो 40 किलो का है, 40 किलोग्राम्स का है और 1.5 मीटर दूर बैठा हुआ है। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑन ईच साइड एंड डिटरमिन इट्स साइज इन एक्विलिब्रियम। कि हमने दोनों तरफ का जो है ना वो जो है वो फाइंड आउट करना है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, और बताना है कि क्या ये सीसॉ जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। अब सपोज करें, लेट्स सपोज कि ये एक सीसॉ है, एक तरफ जो है वो चाइल्ड ए बैठा हुआ है, यहाँ पे जो है ना वो चाइल्ड ए बैठा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो कहीं चाइल्ड जो है वो बी बैठा हुआ है। दरमियान में यहाँ पे पाइवट है इस मुकाम पर।
अब उसने क्या क्या कह दिया है, चाइल्ड ए वेज 30 किलोग्राम। तो चाइल्ड ए कितने का है, ये 30 किलोग्राम का है। मतलब कि जो मैस ऑफ चाइल्ड ए, चाइल्ड ए का जो मैस है ये है 30 किलोग्राम, जिसको कि मैं जो है आसानी के लिए उसको एम ए लिख देते हैं, और वो है 30 किलोग्राम। और वो क्या कह रहा है कि वो चाइल्ड सिटिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ एंड सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम पाइवट, कि वो पाइवट से 2 मीटर की दूरी पे बैठा है। सो डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट, इसको जो है हम अपनी आसानी के लिए जो है वो लिख देते हैं डी ए, और ये कितना है 2 मीटर्स। अब एक तरफ चाइल्ड ए है और एक तरफ चाइल्ड बी है, ये पाइवट है, इससे ए तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, और पाइवट से बी चाइल्ड का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर। जो ये वाला चाइल्ड है इसका मैस है 30 किलोग्राम, और जो दूसरा चाइल्ड है बी चाइल्ड उसका है 40 किलोग्राम। यहीं से अब हम डाटा से नोट डाउन करते रहेंगे। अब देखिए उसने क्या कहा कि दैट मैस ऑफ चाइल्ड बी का जो मैस है वो कितना है, मैस ऑफ चाइल्ड बी का मैस कितना है 40 किलोग्राम, और उसका डिस्टेंस पाइवट से कितना है, वो है 1.5 मीटर। अब हम यहाँ पे जो है वो मोमेंटम जो है ना, वो हर साइड पे मोमेंटम कितना है वो हमने मालूम करना है। सो फाइंड आउट करना है हमने टोटल मोमेंटम हमने फाइंड आउट करना है। अब हमें तो गिवन है वो मैसेज गिवन है, ठीक है, तो इसलिए पहले इनका वेट फाइंड आउट करते हैं। मैं कहता हूँ वेट ऑफ चाइल्ड ए चाइल्ड का जो है वो वेट ऑफ ए कर देते हैं। अभी देखिए उसका तो मैथ था 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम उसका मैथ था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 × 10, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, तो ये आ जाएगा 300 न्यूटन। ये वेट पहले वाले चाइल्ड का हो जाएगा। ऐसे ही वेट ऑफ चाइल्ड बी फाइंड आउट करेंगे। तो चाइल्ड बी का वेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 × 10, 400 न्यूटन। वेट ऑफ चाइल्ड बी जो है वो 400 न्यूटन आया। अब हमने दोनों का अलग-अलग जो है वो मोमेंटम फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ चाइल्ड ए का मोमेंट जो है वो क्या होगा, उसका वेट इनटू उसका जितना भी डिस्टेंस था। देखें कि उसका जो वेट है वो कितना आ रहा है, चाइल्ड ए का 300, और उसका जो मोमेंट आ रहा है, मोमेंट आर्म आ रही है वो टोटल कितनी आ रही है 2 मीटर की। तो लिहाजा इसका जो मोमेंट बनेगा, चाइल्ड ए का जो मोमेंट बनेगा वो आ जाएगा 300 न्यूटन फोर्स इंटू डिस्टेंस 2 मीटर। सो ये आ जाएगा 300 जितना उसका वेट है इंटू 2 न्यूटन जितना उसका मोमेंट आर्म है, तो ये आ जाएगा 600 न्यूटन। ऐसे ही मोमेंट ऑफ चाइल्ड बी चाइल्ड का मोमेंट क्या होगा, वो भी इसी तरीके से जितनी उसका वेट है इंटू जितनी इसकी मोमेंट आर्म है। ये देखें इसका मैथ 40 किलोग्राम है, जब हमने इसका वेट निकाला तो वो
400 न्यूटन आ गया। सो 400 और जितना इसका मोमेंट आर्म है वो है 1.5 मीटर्स। सो ये हो जाएगा 400 इंटू 1.5, तो ये भी 600 न्यूटन ही आएगा। अब ये देखें कि पहले वाला जो चाइल्ड फर्स्ट है उसका मूवमेंट जो है वो भी 600 है, चाइल्ड बी जो है उसका मूवमेंट 600 न्यूटन है। लिहाजा इससे हमें क्या पता चला, दैट एज क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर है, ठीक है। सो सीसॉ इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई इसलिए वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगी। नेक्स्ट देखिए 4.5 न्यूमेरिकल, कहते हैं अ क्रोबार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन द फिगर। द if the downward force of 250 न्यूटन is applied at the end of the bar, कह रहा है कि अगर इस तरफ जो है वो 250 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है, हाउ मच वेट डज द अदर एंड बियर, तो यहाँ पे दूसरी तरफ कितना वेट होगा। द क्रो बार इट सेल्फ हैज नेग्लिजिबल वेट, इसका अपना वेट जो है वो नेग्लिजिबल है, वो आपने निग्लेक्ट कर देना है इसमें। अब ये देखें, ये इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये देखें, ये जो है वो एक क्रोबार है जिससे किया जा रहा है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही है और जितना डिस्टेंस इस पाइवट का और इस क्रोबार का यहाँ पे फोर्स लग रही है वो है 30 सेंटीमीटर, और जो वेट के साथ जो है वो इसका आ रहा है वो है 5 सेंटीमीटर का टोटल डिस्टेंस है। यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स जब लगाई जाएगी, इस तरफ को ऐसे फोर्स लगाई जाएगी तो ये जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो ऐसी सूरत में जो अप्लाइड फोर्स है, इसके ऊपर जो फोर्स लगाई गई है इसको F कहते हैं, और ये है 250 न्यूटन। उसने कहा कि जो उसके बाद जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, जो नीचे लग रही है वो 250 न्यूटन की नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। और डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट, ठीक है, डिस्टेंस ये फोर्स का ऐसे में बात हो रही है। सो डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवट वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 30/100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर्स। अब हमें जो गिवन है डिस्टेंस ऑफ बॉक्स फ्रॉम पाइवट वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5/100 0.05 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया इसका। अब हमने जो है ना वो फाइंड आउट करना है कि जो वेट होगा, टोटल जो वेट है वो हमने फाइंड आउट करना है कि इससे कितना उठाया जाएगा। तो इसका तरीकाकार वही है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो बराबर हो जाएंगे, मोमेंट बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा F इंटू D1। ये हमारे पास, इसको सपोज कर लें कि ये D1 है और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ये D2 है। सो F इंटू D1 इज इक्वल टू W इंटू D2। तो फोर्स हमारे पास क्या है, 250 इंटू D1, ये हमारा D1 है, और वो क्या है 0.3 इज इक्वल टू वेट हमने मालूम करना है इंटू D2। ये देखें ये D2 कितना है हमारे पास, वो है 0.05। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। सो वेट इज इक्वल टू 250 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.05।
इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सारा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। सो इसका वेट जो इसको वो उठा रहा है वो है उसका टोटल वो 15,000 न्यूटन है। सिक्स न्यूमेरिकल देखें। A 30 centimeter long spanner is used to open the nut of a car. If the torque required for it is 150 Newton meter, how much force F should be applied on the spanner as shown in the figure? के फिगर के मुताबिक ये जो फिगर है ये गिवन है, उसने कहा है कि एक स्पैनर के ज़रिए जो रेंच है उसके ज़रिए नट को खोलना है। ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। इसकी ये जो है लेंथ टोटल मोमेंट आर्म ये 30 सेंटीमीटर है। तो फोर्स कितनी ऊपर लगाई जाएगी कि ये जो है उसमें 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब हमें जो गिवन डाटा है, डाटा देखते हैं क्या गिवन है। इसमें जो चीज़ गिवन है, हमें गिवन है टॉर्क। जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 150 न्यूटन मीटर का। और इसके साथ साथ ये जो लेंथ है, ये जो इसकी मूवमेंट आर्म है, लेंथ ये टोटल, ठीक है, लेंथ ऑफ स्पैनर स्पैनर की लेंथ जिसे L कह देते हैं और वो है 30 सेंटीमीटर। देखें ये 30 सेंटीमीटर जहाँ से खोला जा रहा है, मूवमेंट आर्म भी है ये। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 30/100 तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर्स, ये टोटल उसके। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है जो यहाँ पे लगाई जाए और ये खुल जाए। सो टॉर्क किसके बराबर होता है, T इज इक्वल टू F इंटू एल कह लें या R कह लें, यही फार्मूला है। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ। टॉर्क हमारे पास कितना है 150 न्यूटन, टॉर्क की जगह पे उसकी वैल्यू 150 न्यूटन। फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है और लेंथ यहाँ पे हमारे पास कितनी है 0.3। मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू L। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने से जो हमारे पास L आ जाएगी वो आ जाए, सपोज करें कि ये एक स्पैनर है जिसके यहाँ पे ऊपर ये फोर्स F लग रही है और इसको ओपन करने के लिए ये जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर गिवन। अब कहते हैं कि कितनी फोर्स लगाई जाए कि हम इसको खोल सकें, यानी कि इसको ओपन करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। हमें अब जो गिवन डाटा है सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है, क्या चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है वो कहते हैं टॉर्क। क्वेश्चन में पढ़े, ठीक है, कि a 30 centimeter long spanner is used to open the nut of a car if the torque required for it. So torque, जिसे टॉर्क कहते हैं, वो है 150 न्यूटन मीटर। और जो लेंथ ऑफ स्पैनर या आर्क लेंथ है लेंथ ऑफ स्पैनर को L कह देते हैं और वो है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड, जब 100 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 0.3 मीटर्स। अब हमने फाइंड आउट करनी है फोर्स जो हम यहाँ पे लगाएंगे और ये स्पैनर के साथ हम इसको खोल सकेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू F इंटू एल। टॉ है 150, फोर्स हमारे पास मालूम करनी है, इंटू लेंथ 0.3, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा तो F किसके बराबर आ जाएगा
150 डिवाइडेड बाय 0.3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 150 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 न्यूटन। इससे क्या पता चला कि यहाँ पे 500 न्यूटन फोर्स लगाकर अगर 30 सेंटीमीटर जो लेंथ होगी स्पैनर की जहाँ पे फोर्स लग रही है, जिसको मोमेंट आर्म भी कहेंगे, अगर हो तो 150 न्यूटन मीटर के टॉर्क से उस नट को खोला जा सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 4.7, कहता है अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम द रोप इज पुल्ड टू राइट, के एक 5 न्यूटन का जो बॉल है वो एक रस्सी के साथ ऐसे लटक रहा है और उसको खींच दिया गया है ऐसे राइट साइड पे बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी गई है। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद सीलिंग, ये सीलिंग है, सीलिंग के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। एज शोन ऑन द फिगर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टेंशन, कि फोर्स जो इसको यहाँ से यहाँ तक लगाने के लिए लगी और इसके अंदर रस्सी के अंदर टेंशन कितनी है, ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है। एक कंडीशन जो है वो गिवन है जिसमें कि इसको ऐसे हैंग किया गया 60 डिग्री के एंगल बना रहा है और इधर एफ फोर्स लग रही है। अब इसमें बताया गया है अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग, यानी कि ये जो इसकी वेट ऑफ बॉल है ये 5 न्यूटन है, ये नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, नीचे की तरफ लटक रहा है। तो हमने जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमने ये टेंशन और इसकी जो लग रही है फोर्स वो फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसको जो है वो रिजॉल्व कर लेते हैं ऐसे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, सो ये देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है हमारे पास। अब जो चीज़ें हमें गिवन है वो देखते हैं। गिवन डाटा हमें क्या है, अब जो डाटा गिवन है वो देखें कि वेट ऑफ बॉल जिसको के W कहेंगे, ये है 5 न्यूटन, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। एंगल वो थीटा है और वो कितना है 60 डिग्री। अब ऐसी सूरत में हमने फाइंड आउट करना है ये फोर्स, ठीक है। टू फाइंड जो चीज़ें मालूम करनी है वो क्या करनी है, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसको F कहते हैं ये फाइंड आउट करेंगे, और टेंशन इन रोप, रस्सी में जो टेंशन है T, ये फाइंड आउट करेंगे। अब दो चीजें हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं यहां पे ये इसके बैलेंस हो रहे हैं टेंशन के साथ। देखें ना, जितनी टेंशन है उतनी ही अगर होगी तो ये बैलेंस होगी वेट के साथ। क्यों कि अगर वेट ज्यादा हो गया ऐसी सूरत में ये इसको ब्रेक करेगी, रस्सी को तोड़ेगी और ये नीचे आ जाएगी, और अगर टेंशन ज्यादा होगी तो ये इसको ऊपर खींच लेगी। सो ऐसी सूरत में जो T है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू W। अब ये कैसे आया, ठीक है, कि आपने पीछे पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में भी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब जो वेट लग रहा है ये देखें, ये अलोंग वाई एक्सिस लग रहा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ये वेट ये नीचे की तरफ, तो ये जो है वो टेंशन के इक्वल होगा। अगर मैंने टेंशन मालूम करनी है तो ऐसी सूरत में वो क्या हो जाएगा, W ओवर साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, जो टेंशन होगी वो बराबर हो जाएगी W, वेट क्या है 5, और साइन ऑफ थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। तो आप करेंगे 5 डिवाइडेड बाय साइन 60, कैलकुलेटर पे आप कर लें तो आपका आ जाएगा 5.8 न्यूटन। तो लिहाजा जो टेंशन आई है आपके पास वो आई है 5.8 न्यूटन। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं
जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो बैलेंस हैं, बेसिकली टेंशन के जो हैं टी के, वो बैलेंस हैं उसकी फोर्स के साथ, यानी कि एफ जो है ये इक्वल आ जाएगा फिर हमारे पास एफ एक्स इक्वल एफ कॉस थीटा, तो आ जाएगा टी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास एफ इज इक्वल टू टी की जगह पे टेंशन जो भी फाइंड आउट की 5.8 इंटू कॉज ऑफ 60 डिग्री, वैल्यूज पुट कर देंगे, एफ इज इक्वल टू 5.8 इंटू कॉज 60 करेंगे तो ये 0.5 आएगा। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 के साथ तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 2.9 न्यूटन, और यही फोर्स होगी जिससे उसको आगे की तरफ धक्का दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें, कहते हैं अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ टू स्टील वायर्स, कि ये साइन बोर्ड है, इसको जो है वो दो वायर्स के साथ ऐसे लटका दिया गया है। इफ़ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, अगर इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ऐसे 200 न्यूटन, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स में, रस्सियों में टेंशन कितनी है वो मालूम करनी है। अब ये ऐसी कंडीशन है कि इन दोनों स्ट्रिंग्स के साथ बांधा हुआ है, इनके अंदर जो है वो टेंशन है, एक के अंदर टेंशन T1 है, ठीक है, एक को T1 कह देंगे, एक में टेंशन T2 कह देंगे, इसी केसेस को। अब जो हमें गिवन डाटा है वो हम लिखेंगे कि हमें क्या चीज़ें गिवन हैं। अब सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या कहता है कि अ साइन बोर्ड is suspended by means of two steel wires as shown in the figure if the weight of the board is 200 Newton. So weight of sine board, साइन बोर्ड का वेट कितना है, वो है 200 न्यूटन, जिसे W कह देते हैं, 200 न्यूटन्स, और दोनों वायर्स हैं जो कि कितनी दूर हैं, 2 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन वायर्स, ये देखें वायर्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वायर्स के दरमियान में, सो डिस्टेंस बिटवीन वायर्स फ्रॉम CG, सेंटर वगैरह बिल्कुल सेंटर से जो है ना वो फासला जो है ना वो है ईच का 2 सेंटीमीटर, हर एक का 2 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, T1 इज इक्वल टू फाइंड, T2 इज इक्वल टू फाइंड, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब जितनी टेंशन होगी उतनी ही वेट होगा, जाहिर सी बात है, अभी मैंने ये चीज़ बताई थी, टेंशन बराबर होगा वेट के, तो ये बैलेंस है। अब जितनी इसमें टेंशन है, ये दोनों की टेंशन को प्लस करेंगे तो वो वेट के इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा हो गया, टेंशन कम हुई, तो ये रस्सियों को तोड़ देंगे, स्टील वायर्स को ब्रेक करेंगे और नीचे गिर जाएंगे, और अगर ज़्यादा होगी तो टेंशन ज़्यादा है तो ये इसको ऊपर की तरफ उठा लेगी, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे बैलेंस है, इसका मतलब है कि दोनों की टेंशन जो है वो वेट के इक्वल है। सो इट मीन्स दैट T1 प्लस T2 इज इक्वल टू वेट। अब दोनों का डिस्टेंस जो है वो बराबर है, T1 और T2 दोनों का कितना है, 2 सेंटीमीटर ईच, दोनों का जो है ना वो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, दोनों में टेंशन क्या है, बराबर है, मतलब T1 इज इक्वल टू T2, जितना T1 है उतना ही T2 है। सो इस T1 की जगह T2 को हम एक दूसरे को पुट कर सकते हैं, मतलब T1 प्लस T1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया W। सो T1 और T1 क्या हो जाएगा, 2T1 इज इक्वल टू W क्या था हमारे पास, उसका वेट 200, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, सो T1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 200 बाई 2 इज इक्वल टू 100। अगर T1 जो है वो 100 न्यूटन है तो T2 भी फिर क्या होगी, वो भी 100 न्यूटन होगी, क्योंकि दोनों बराबर है, लिहाजा टेंशन इन ईच स्ट्रिंग हमने फाइंड आउट कर ली।
अब देखिए 4.9, वन गर्ल ऑफ 30 किलोग्राम मैथ सिट्स 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसॉ, यानी कि एक गर्ल है जिसका मैथ 30 किलोग्राम है, वो सीसॉ के एक्सिस से 30 जो सेंटीमीटर है वो 1.6 मीटर वहाँ से दूर बैठी हुई है। दूसरी गर्ल जिसका मैथ 40 किलोग्राम है वो दूसरी साइड पे बैठी हुई है कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहता है, तो वो दूसरी कितनी दूर बैठी होगी, डिस्टेंस क्या होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब ऐसी कंडीशन गिवन है कि फॉर एग्जांपल ये एक सीसॉ है, एक जो गर्ल है जिसका मैथ 30 किलोग्राम है वो सेंटर से ये यहाँ से 1.6 मीटर दूर बैठी हुई है। दूसरी जिसका 40 किलोग्राम है वो इस तरीके से बैठी है कि ये सीसॉ बैलेंस हो गया है, वो कितनी दूर बैठी होगी ये हमने मालूम करना है। अब हमें जो चीज़ें गिवन है, ठीक है, हमें गिवन डाटा देखते हैं। सो मैथ ऑफ गर्ल ए क्या है 30 किलोग्राम, तो इसका वेट निकालते हैं। वेट किसके बराबर हो जाएगा, फिर वेट जो होता है ये होता है एम जी के, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 10, ये आ जाएगा हमारे पास 300 न्यूटन उसका वेट हो गया। अब दूसरी गर्ल का भी वेट फाइंड आउट करते हैं ऐसे ही। मैथ ऑफ गर्ल बी वो क्या है 40 किलोग्राम। अगर ये मैथ 40 है तो वेट उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 40 इंटू 10, डब्ल्यू इक्वल एम जी के मुताबिक 400 न्यूटन। अब जो उसका डिस्टेंस है, ठीक है ना, एक का 1.6 गिवन है, दूसरे का कितना है वो मालूम करना है हमने। ये आपको पता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए। सो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, ये वाला, इस तरीके से। अब क्लॉकवाइज ये वाला हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा, दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब कि W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2। एक जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और जो क्लॉकवाइज चल रहा है, दोनों जो है ना वो बराबर होने चाहिए। इस तरह क्या हो जाएगा, W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2। अब देखिए W1 जो था वो फर्स्ट कर्ल का था, वो कितना 300 इंटू D1 1.6, W2 जो था वो 400 न्यूटन था, इंटू D2 फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। सो D2 इज इक्वल टू 300 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 400। इनको कटिंग वगैरह करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 मीटर। सो इस तरह D2 जो है ये आ जाएगा 1.2 मीटर। इतनी दूर अगर वो बैठी होगी 1.2 मीटर, तो दोनों जो है ना ये इसको बैलेंस कर देंगी, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। अब एक फिगर दी गई है, इसमें क्या दिया गया है कि फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग शोन इन द फिगर इफ द ब्लॉक वेज 150 न्यूटन। इसको इस तरीके से ब्लॉक को इसके साथ बांध दिया गया है रस्सी के साथ, तार के साथ, नीचे ये एंगल 60 का बना रहा है, इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा है। तो हर एक जो इसके अंदर टेंशन जो है, जो पहले हमने फाइंड आउट किया है क्वेश्चन नंबर 7 में, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर टेंशन और वेट जो है वो हमने मालूम करना है। ये देखें इस तरीके से गिवन है कि इस वेट को 150 न्यूटन जो वेट है उसको इस तरीके से जो है वो हैंग किया गया है, एंगल जो है ना वो। अब इसके भी आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरफ को भी या फिर ऊपर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों सूरतों में एक्स और वाई एक्सिस हमने मालूम करने होंगे। इसमें जो चीज़ें हमें गिवन है, इसमें हमें जो गिवन है वो क्या है, डाटा। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है कि वेट ऑफ ब्लॉक W वो है 150 न्यूटन, ये ब्लॉक का वेट है जिसको हैंग किया गया है। अब जो एंगल है उसके दरमियान थीटा वो है 60 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, दो टेंशन, एक तो ये इंक्लाइंड, ये जो टेढ़ी वाली स्ट्रिंग है, रस्सी है इसके अंदर, ठीक है। सो टेंशन इसको मैं T1 कह देता हूँ, इंक्लाइंड वाली को, ठीक है, और दूसरी को T2 कह देते हैं। टेंशन
इज इक्वल टू T1 और दूसरी जो नीचे की तरफ वर्टिकल स्ट्रिंग, ठीक है, यूं लिख देते हैं इसके साथ, टेंशन इन वर्टिकल स्ट्रिंग, जो नीचे की तरफ जा रही है वर्टिकल स्ट्रिंग उसमें टेंशन को T2 कह देते हैं। ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो अभी कहा कि ये इसमें से x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो फोर्सेस लग रही हैं, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, चूंकि जो इसका वेट है वो अलॉन्ग y एक्सिस नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। सो इस तरीके से क्या आ जाएगा, T1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वेट। सो हमारे पास अगर T1 फाइंड आउट करनी होगी हमने, तो फिर T1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा W ओवर साइन ऑफ थीटा। सो W क्या है हमारे पास 150 और साइन ऑफ किसका आ जाएगा 60 डिग्री का। सो 150 डिवाइडेड बाय साइन 60, ठीक है, ऊपर 150 डिवाइडेड बाय साइन 60 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 173.2 न्यूटन। कैलकुलेटर का वर्क है। सो जो वर्टिकल टेंशन थी इसकी, जो इंक्लाइन टेंशन हमने निकाली, सॉरी, ठीक है, जो पहली वाली थी, जिसको कि T1 कहा, वो था 173.2 न्यूटन। ये T1 आ गई इंक्लाइंड टेंशन। अब जो नीचे वाली के अंदर टेंशन है वो हमने मालूम करनी है, जो नीचे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। तो इसके लिए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 कॉज ऑफ थीटा, ठीक है ना, वही उसको रोक रही है टेंशन। सो T2 इज इक्वल टू T1 हमारे था 173.2 इंटू कॉज ऑफ 60। कॉस 60 जो है वो होता है 0.5। सो हमारे पास आ जाएगा दैट T2 इज इक्वल टू 173.2 इंटू 0.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 86.6 न्यूटन जो है वो टेंशन आ जाएगी। और यही टेंशन हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।